हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द टीचर टाइम में। और बच्चों, जो सीरीज मैं शुरू किया था मास्टर क्लासेस के लिए, एमएससी के लिए, जिसमें मैं लास्ट लेक्चर अपलोड किया था एंजाइम्स के बारे में, जो कि था आपका पेपर नंबर 2, जिसको CS 302 से भी ना जानते हैं, और उस पेपर का नाम था केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इसमें मैं आपका एंजाइम्स का बेसिक्स इंट्रोडक्शन अपलोड किया हूं और आपके एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर और उस तरीके से आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम। और इसमें मैं आगे दिखा देता हूं आपको क्या क्या सिलेबस में था। हाँ, ये नोमेनक्लेचर मैं पढ़ा चुका हूं। इसमें आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम हो चुका है और इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, आपका दो हाइपोथेसिस बताया था, ठीक है, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड हाइपोथेसिस आज हम देखेंगे, जिसमें है कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव साइट बाय द यूज ऑफ इनहिबिटर। ये आपका जो लास्ट पोर्शन था वो आपका रिमेनिंग था। चलिए, उसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको कोएंजाइम केमिस्ट्री और तीसरा पार्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, ये उसका कुछ इंट्रोडक्शन है, कंटेंट्स है जो मैं आपको डिस्कस किया था। ये तो आपको बता ही चुका हूं इंट्रोडक्शन। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम ये भी बता चुका हूं, और क्लासिफिकेशन, इफेक्ट ऑफ एंजाइम, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ये जो लास्ट बचा था आपका इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, हाँ, ये तो प्रीवियस स्लाइड है जिसका हम डिस्कस किए थे। ये सारा चीज मैं आपको बता चुका हूं। और आपने, हाँ, ये क्लासिफिकेशन था एंजाइम का, जिसमें आपको मैं 6 टाइप के क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें है आपका ऑक्सीडोरेडक्टेज, आइसोमेरेज, लाइगेज और लाइसेज, हाइड्रोलेस और ट्रांसफेरेज। तो बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपने पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, ये सब चीज का मैं ट्रिक बता चुका हूं, कैसे याद करना है, क्या क्या एग्जांपल्स है, मैं सारा चीज बता चुका हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। चलिए, यहां से है आपका आज का लेक्चर, एंजाइम इनहिबिशन। चलिए, एंजाइम इनहिबिशन नाम से स्पष्ट हो रहा है, इनहिबिशन का मतलब होता है कुछ चीज को रोकना या इनहिबिट करना। तो बच्चों, एंजाइम के बारे में जब मैं आपको डिस्कस किया था तो बताया था इंट्रोडक्शन में कि एंजाइम जो है क्या होता है, एक ऐसा पार्ट, ऐसा प्रोटीन पार्ट होता है, या एंजाइम ऐसा फैक्टर है जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। उसी तरीके से अगर कोई ऐसा फैक्टर या ऐसा कारक आपके बॉडी में है या कहीं पे रिएक्शन में है जो उस एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन, यानी कि उस प्रोसेस को बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। क्या होता है एंजाइम इनहिबिशन? अब भाई, एक तो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, दूसरा होता है रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करना। वो किसका काम है? एंजाइम का काम है। यानी कि अगर हम निगेटिव कैटालिसिस डालें तो वही जो एंजाइम ही है क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। सॉरी, अगर पॉजिटिव कैटालिसिस डाले तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और अगर निगेटिव कैटालिसिस डाले तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एंजाइम इनहिबिशन, ऐसा कोई चीज जो एंजाइम की एक्टिविटी को ही कम कर दे रहा है। यानी कि आपका सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट में एंजाइम जाके बाइंड हो रहा है, लेकिन उस सबस्ट्रेट के साथ कोई ऐसा फैक्टर आ रहा है जो उस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, रिड्यूस कर रहा है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। एंजाइम की एक्टिविटी को कम करने वाला पदार्थ या कारक कहलाता है आपका इनहिबिटर। अब इसमें दो टाइप के इनहिबिटर आपको देखने को मिलेगा, एक उसके नाम के आधार पे, एक होता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर और दूसरा है रिवर्सिबल इनहिबिटर। जैसे कि मान लिया जाए किसी एंजाइम में कोई ऐसा इनहिबिटर जुड़ गया है जो वो इनहिबिटर जुड़ने के बाद उसको हम निकाल ही नहीं पा रहे, यानी कि रिमूव नहीं हो पा रहा है, तो वो कहलाता है आपका इरिवर्सिबल इनहिबिटर। और ऐसा इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट में बाइंड होने, तो मतलब एंजाइम में बाइंड तो हो गया है, लेकिन वो क्या हो जा रहा है, वो इजिली रिमूव हो जा रहा है। जब हम एंजाइम की एक्टिविटी को रिस्टोर कर रहे हैं तो वो जो है इजिली रिमूव हो जा रहा है, तो उस टाइप के इनहिबिटर को बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल इनहिबिटर। ठीक है, चलिए, एंजाइम इनहिबिटर में ये तो हो गया उसका काम के आधार पर। लेकिन अब हम देखते हैं इसमें दो टाइप के इनहिबिटर आते हैं। पहला है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये आपने अगर बायोलॉजी की क्लास में आपने पढ़े होंगे, बायोटेक की क्लास में, आप इसमें बायोलॉजी में जनरली इसे हम पढ़ते हैं क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, तो इसको हमने डिस्कस किए होंगे या पढ़े होंगे।
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ लिख दिया हूँ, इसका अगर नोट्स के तौर पे इसको लिखना है तो आप इसका फोटो खींच सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। देखिए, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। कहां पे बाइंड होगा? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। बच्चों, अगर सबस्ट्रेट की जगह कोई ऐसा इनहिबिटर बाइंड हो गया, मैं आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। भाई एंजाइम जो है अच्छा एक्टिविटी कब परफॉर्म कर पाएगा? जब उसके एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा। ये आपको मैं न्यूज फीड मॉडल और लॉक एंड की मॉडल में बता चुका हूं कि एंजाइम की एक्टिविटी जिस एक्टिव साइट पे रहती है वहीं पे आके सबस्ट्रेट बाइंड होता है। अब उस सबस्ट्रेट की जगह अगर कोई ऐसा चीज बाइंड हो गया, यहाँ पे देखिए ये आपका सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट की जगह एक इनहिबिटर आके बाइंड हो रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, सबस्ट्रेट तो होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन क्या बाइंड हो गया यहाँ पे बाइंड हो गया आपका इनहिबिटर बाइंड हो गया। तो ये जो इनहिबिटर है वो इस सबस्ट्रेट से क्या कर रहा है? कंपटीशन कर रहा है। क्या कर रहा है? कंपटीशन कर रहा है। इसलिए इस इनहिबिटर को क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? भाई ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके एंजाइम के एक्टिव साइट में तो बाइंड नहीं होगा, मतलब जिस साइट पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा था उस साइट में तो बाइंड नहीं होगा, उस साइट के अलावा कहीं और जगह जाके बाइंड हो जाएगा, लेकिन उसके बाइंड होने से उसकी शेप में चेंजेस आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली मैं दिखा देता हूं। यहाँ देखिए, ये हमने तो पढ़ लिया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में। ये देखिए एक सबस्ट्रेट है, ये एक इनहिबिटर है। इस सबस्ट्रेट को आके बाइंड होना है कहां पे? एक्टिव साइट में। अब देखिए यहाँ पे इनहिबिटर, मैं आपको बताया था इंड्यूस फेट मॉडल में कि जैसा आपका उसका शेप रहेगा उस एक्टिव साइट का, उसी शेप के अकॉर्डिंग वो एंजाइम क्या कर लेता है? अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। अब ये इनहिबिटर आके बाइंड हो गया, लेकिन एग्जैक्टली उसके एक्टिव साइट में बाइंड नहीं हुआ है, वो उसके कहीं आसपास बाइंड हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो एक्टिविटी हो क्या हो गई? कम हो गई। भाई इसको पूरे के पूरे आके इस सबस्ट्रेट को इस एक्टिव साइट में बाइंड होना था, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इनहिबिटर, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं इसके लिए विलन का काम कर रहा है। हीरो को आगे बाइंड होना था, यहाँ सबस्ट्रेट को आपका एक विलन आ गया, वो विलन क्या कर रहा है? यहाँ पे आके इसकी एक्टिविटी को कम कर रहा है। तो ये कहलाता है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में तो उसकी पूरे जगह को ही घेर लेता है आके, लेकिन ये उसकी जगह को तो नहीं घेर पा रहा है, उसके पीछे जाके या कहीं पे आइट साइड जाके बाइंड हो जाता है और शेप में चेंजेस कर देता है। इस वजह से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है या एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा एक ग्राफ बनाया हूं मैं यहाँ पे, एक ग्राफ को अपने कॉपी में बनाइएगा। अगर आपके एग्जाम में लिखने आता है तो ग्राफ को अच्छे से बनाइए और इसको ध्यान से समझिए मैं जो समझा रहा हूं। एक दो एक्सिस है आपके, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में मैंने लिखा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस में है रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए एक जो सीधी लाइन आपको जो रेड कलर का दिख रहा है, ये आपका जो रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है ये वाला, ये क्या है आपका? कुछ भी आप में उसमें बाइंड नहीं हुआ है, ना तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड हुआ है ना तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड हुआ है। तो ये क्या है आपका? नो इनहिबिटर के केस में आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो एंजाइम की एक्टिविटी एकदम से क्या हो रहा है? अच्छे से हो रहा है, अच्छे से परफॉर्म हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड हो गया, देखिए ये जो आपको पर्पल कलर की लाइन दिख रही है उसमें देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जब बाइंड हुआ तो आपका एक्टिविटी यानी कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे बाइंड होना था किसको? सबस्ट्रेट को, और बाइंड क्या हो गया? आपका इनहिबिटर बाइंड हो गया। उसी तरीके से एक दूसरा आपको लाइन दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये क्या है? आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। भाई मैं आपको बताया था नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जब बाइंड होगा तो एक्टिविटी तो कम होगी ही, बस उसको नॉन कॉम्पिटिटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो उसके एक्टिव साइट में जाके बाइंड नहीं हो रहा है, उस एक्टिव साइट के अलावा कहीं जाके बाइंड हो रहा है। तो उस केस में भी आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया कम होते हुए आपको दिखाई देगा। चलिए यहां तक आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे इस ग्राफ के नीचे या इस डायग्राम को भी बना सकते हैं अपने पेपर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा ये डबल टिप्पी बनाइएगा। और आपका जो मैकेनिज्म है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो बाइंड
इट सेल्फ टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट। यहाँ पे देखिए अदर देन द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के अलावा कहीं दूसरे जगह बाइंड होता है तो आपका वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंतर्गत आता है। और वो करता क्या है भाई, अगर आपको मैं पूछूं कि उसके एक्टिव साइट में तो जाके बाइंड हो नहीं रहा है, तो कर क्या रहा है भाई, किसी दूसरे जगह जाके बाइंड होने से उसके शेप में, कन्फर्मेशन में चेंजेस कर रहा है, और एक्टिव साइट जो है, जो साइट एक्टिव था उसको डीएक्टिवेट कर रहा है, और सबस्ट्रेट जाके अच्छे से बाइंड नहीं हो पा रहा है। तो इस काम को, या ऐसे काम करते हैं आपका जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। और द सबस्ट्रेट स्टिल बाइंड्स बट देयर इज नो कैटालिसिस। यहाँ पे लिखा है देखिए कैटालिसिस का काम नहीं हो रहा है, इसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ। इसका मतलब है कि जिस काम के लिए सबस्ट्रेट आया था उस एंजाइम के पास, वो उस काम को नहीं कर पा रहा है, तो ये उसके लिए विलेन का काम कर रहा है इनहिबिटर। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या हो रहा है भाई, सबस्ट्रेट आपका यहाँ पे आपका जो हीरो है, जो नायक है, आपका सबस्ट्रेट है वो स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ के फट से जाके बाइंड हो जा रहा है। और कॉम्पिटिशन में आपका जो सबस्ट्रेट जो इनहिबिटर है, सॉरी ये जो यहाँ पे देखिए ये जो इनहिबिटर है वो जाके बाइंड हो जा रहा है, और सबस्ट्रेट जो है नहीं बाइंड हो पा रहा है, नहीं बाइंड हो पा रहा है। तो आपका इनहिबिटर अगर स्ट्रॉन्ग है, इनहिबिट का मतलब ही क्या है, कम करना, रोकना, तो इनहिबिटर अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या कर रहे हैं, आपका सबस्ट्रेट जाके बाइंड नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से हमारे लाइफ में भी इनहिबिटर होते हैं जो हमको क्या करते हैं, रोकते हैं। जैसे कि ऐसे कोई चीज है जो हमको पढ़ाई से रोक रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए ले लूं आपको कि ऐसा हम डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या हमको उस चीज को करने में कोई रोक रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, वो इनहिबिटर है, हमारे साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कर रहे हैं। तो उस सब चीज को क्या करना है, आपको अपनी लाइफ से रिमूव करना है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब एक टाइप से आपको मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए एक एंजाइम का नाम बताऊंगा जो आपको बताएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैसे यूज होता है, कहां पे यूज होता है। इसको ई फैक्टर भी बोलते हैं, इनहिबिटर को ई फैक्टर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, एक नया नाम है। तो डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे लिखा हूं, देखिए मेनी एंजाइम्स हैव वन और मोर केविटी। एक केविटी, जरूरी थोड़ी कि हर एंजाइम में एक ही केविटी हो, तो एक से ज्यादा केविटी होता है। ऑन देयर सरफेस इन एडिशन टू द एक्टिव साइट, दिस केविटी कैन बाइंड टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल कॉल्ड इफेक्टर। जो मैं बात कर रहा हूं इनहिबिटर, उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टर। अगर वो पॉजिटिव इफेक्टर हुआ तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अगर वो निगेटिव इफेक्टर हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, चलिए यहाँ पे एग्जांपल है, ये देखिए एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्या है ये, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है। उस एंजाइम में एक सक्सिनेट नाम का क्या आ रहा है, सबस्ट्रेट आके जुड़ रहा है। एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम के आपका एंजाइम है, और सक्सिनेट नाम का जो सबस्ट्रेट आके जुड़ रहा है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा बोला था मैं, डिहाइड्रोजिनेशन, एक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से एक दूसरा इनहिबिटर आ गया, फ्यूमेरेट नाम का इनहिबिटर आ गया। फ्यूमेरेट नाम का क्या आ गया, इनहिबिटर आ गया। हाँ ठीक है, और सॉरी फ्यूमेरेट जो है सबस्ट्रेट है, इनहिबिटर बोलिए, ये क्या है, सबस्ट्रेट है। ठीक है, और ये जो माइलोनेट दिख रहा है आपको, माइलोनेट ही क्या है, इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो माइलोनेट resembles the normal substrate so it fits into the active site of the prevents। जैसे कि जुड़ना था किसको, सक्सिनेट को, जुड़ना था किसको, फ्यूमेरेट, यानी कि सक्सिनेट के बाद क्या चेंज हुआ, फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हुआ। अब इस फ्यूमेरेट की जगह क्या आ गया, आपका माइलोनेट आ गया। माइलोनेट क्या है, आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताया कि सबस्ट्रेट की जगह आके क्या जुड़ जाता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। उसी तरीके से फिर से मैं पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्टर बताया। पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्टर का मतलब क्या होता है, इनहिबिटर। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेम है, उसी चीज को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपका ये पॉजिटिव इफेक्टर है और ये क्या सबस्ट्रेट है। ठीक है, जुड़ना था किसको, सबस्ट्रेट को आके जुड़ना था, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ गया, आपका पॉजिटिव इफेक्टर जाके जुड़ गया। और इस एंजाइम में आपका दिख रहा है वो पॉजिटिव जो इफेक्टर है, बाइंड्स द एंजाइम एंड द एबिलिटी ऑफ द एंजाइम टू बाइंड टू सब। अब ये जैसे ही पॉजिटिव इफेक्टर जाके जुड़ेगा तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आपका नेगेटिव इफेक्टर आके जुड़ गया, देखिए एक नेगेटिव इफेक्टर आपको दिख रहा है, इस एक्टिव एंजाइम में आके जुड़ गया, जुड़ना था सब्जेक्ट को, जुड़ गया क्या, नेगेटिव इफेक्टर्स, तो नेगेटिविटी फैला रहा है भैया, आके कर क्या रहा है, इसका एक्टिविटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। समझ आया, अभी आपको बताया मैं, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको जो ग्राफ दिखा था, आपको ये जो ग्राफ दिखाया था, ये जो ग्राफ दिखाया था, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव केस में, वही चीज है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव बोले या आपका नेगेटिव इफेक्टर बोले, दोनों क्या है,
सेम होता है। ठीक है, चलिए जो आपको पिछले स्लाइड में बताया था उसी का ये थोड़ा सा और डायग्रामेटिकली अच्छा प्रेजेंटेशन है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है। सक्सिनेट ये क्या है, हमारा एंजाइम है, इसको भी आप कॉपी में बना सकते हैं। ये आपका एंजाइम है। इस एंजाइम में या तो एक पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जुड़ेगा या तो क्या जुड़ेगा, आपका सब्सट्रेट जुड़ेगा। अब मैं आपको बताया हूं भाई, अगर ये आके बाइंड हो गया तो आपका सब्सट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये जो आपको जो शेप का दिख रहा है वो कहां पे आके बाइंड हो गया, इस एंजाइम में आके बाइंड हो गया। ठीक है, और आपका जो सक्सिनिक एसिड है, जो सब्सट्रेट है, वो नहीं बाइंड होगा। तो इसी तरीके से क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, ये डायग्राम बिल्कुल बना सकते हैं एग्जाम में आप। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा बोला था मैं, एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है, इनहिबिटर है। तो आपको क्या बोला था, एंजाइम के शेप में कुछ चेंजेस करेगा बोला था। क्या बोला था, शेप में चेंजेस करेगा। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये जो एंजाइम का शेप था, यहाँ दिख रहा है आपको कैसे थोड़ा सा चेंज कर दिया है ये। तो शेप में आपको क्या किया, ये चेंजेस किया, शेप में आपका चेंजेस किया और जो रेट ऑफ रिएक्शन था या एंजाइम की एक्टिविटी था उसको कम कर दिया। तो यहाँ पे सब्सट्रेट जो है आगे बाइंड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले क्या हो गया है, यानी कि सब्सट्रेट आके यहाँ पे कंप्लीटली बाइंड नहीं हो रहा है। एंजाइम है और इनहिबिटर है, ऐसे में क्या होता है, इसका एग्जैक्टली फिट होता। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलता, ये देखिए जैसे कि ये इनहिबिटर जो है ब्लॉक कर दिया, उसी तरीके से ये सब्सट्रेट आके यहाँ पे बाइंड होता, लेकिन आपका इनहिबिटर की वजह से आपका जो सब्सट्रेट बाइंड नहीं हो पाया। चलिए, तो बच्चों ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो कॉन्सेप्ट था, ये मैं समझा दिया हूं। अब आगे आपके सिलेबस में देखते हैं क्या है, वो आगे हम पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये जो पार्ट ए था, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, एंजाइम का जो भी है सारा चीज मैं बता दिया हूँ। आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और आपके एग्जाम के लिए तैयार कीजिए। बहुत सारे किताब से आपके लिए रिसर्च करके मैंने लाया हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि सर ये तो ठीक है हमारे किताब में, ठीक है आपकी किताब में होगा, लेकिन ये सारी चीजें जो मैं बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह लाया हूँ, तो बहुत सारे अलग किताब के ये प्रेजेंटेशन या इसके पीडीएफ का मैं ग्रुप में डाल दूंगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जो भी है आप जुड़ेंगे। ठीक है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप जाके जुड़ जाइए, कॉपी में इसको लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कोएंजाइम केमिस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे NAD+, NADP+, FMN, FAD, ये सारा चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें विटामिन B12। और मैं आपके लिए MSc थर्ड सेमेस्टर का भी एग्जाम आपका शायद जनवरी से है। ठीक है, टाइम टेबल भी आ चुका है, तो जनवरी से यानी कि आपके पास 1 महीना एग्जाम बचा है। 1 महीने में से आपको थोड़ा सा मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आपको कमेंट में करिएगा कि जिस टॉपिक को आपको समझना है या भाई अभी एग्जाम तो 1 महीने बचा है और उतने जल्दी तो हम पूरे लेक्चर अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो जो आपके लिए लगता है सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट करिएगा, उस टॉपिक को मैं जल्दी से पढ़ाऊंगा ताकि आपके तक वो नोट्स पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को शेयर करना ताकि जो भी कॉलेजेस में MSc कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, दुर्ग विश्वविद्यालय और रविशंकर विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो भी कॉलेज होंगे, उस कॉलेज तक ये आपका लेक्चर पहुंच जाए, ताकि बच्चों तक नोट्स पहुंच जाए और आप लिख सकें। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको बताया हूँ कोएंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, और जो बोला हूँ आपको जो टॉपिक चाहिए उसको कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मेरे तक आपका डिमांड पहुंच जाए और मैं उसको जल्दी से लेक्चर अपलोड कर पाऊँ। धन्यवाद।